नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा नदी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो अगर हम बात करें राजनैतिक दृष्टिकोण से तो आपको पता है कि गंगा नदी के तट पर ही बसा शहर वाराणसी है, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, सांसद हैं और वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये सबको बात पता है। सघन आबादी का क्षेत्र होने के कारण वोट बैंक बहुत अधिक है यहाँ पे। तो क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह। और यहाँ पे राजनीतिक हलचलें बहुत ज़्यादा होती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राचीन क्षेत्र से यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ रहा है, क्योंकि गंगा नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है और वो जो अवसादी मिट्टी होती है वह जो है फसल या उपजाऊ दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह फसल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में पहले परिवहन का साधन जो है, जब राजमार्ग इतने सुचारू रूप से नहीं थे तो परिवहन का जो साधन था वो नदियां हुआ करती थी। तो क्या है, यह परिवहन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। आपको पता होगा कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। दूसरा है कि किसानी के क्षेत्र बहुत होता है तो आर्थिक बहुत हो गया। सांस्कृतिक और अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, धार्मिक से तो आपको पता है कुंभ मेले लगते हैं, पंच प्रयाग हैं जहाँ पे आपको गंगोत्री वगैरह पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी जाते हैं। देवभूमि गंगा नदी का बहुत महत्वपूर्ण है। तो निबंध अगर आप लिख रहे हैं समीक्षा अधिकारी का या किसी एग्जाम में या फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के भी आप प्रसंग लिख सकते हैं। आइए कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं जो वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आईएएस पीसीएस में निबंध के लिए भी क्या है, अगर आप फैक्ट डालते हैं तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा होता है। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं। तो गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई उसकी बहुत बड़ी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। और गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/4 है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यह नदी 5 राज्यों से और 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है। पहला तो भारत है, दूसरा बांग्लादेश है। तो 5 राज्य जो भारत में है वो देख लेते हैं और क्रमवार हम कितनी नदी, कितनी किलोमीटर नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड है जहां यह नदी 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। उत्तर प्रदेश है जहां यह नदी सबसे ज्यादा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है। बिहार है जहां यह नदी 455 किलोमीटर दूरी तय करती है। झारखंड कुछ किताबों में आपको नहीं दिखा मिलेगा, तो ये 40 किलोमीटर का सफर तय करती है। और यह जिला जो भी बहुत महत्वपूर्ण है वह है साहिबगंज जिला है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपको सभी एग्जाम में, एसआई हो, यूपी पीसीएस भी पूछ लेता है, पहले पूछता था अब नहीं पूछता है, मगर फिर भी आपको लिखने को है तो कहीं लिखने को ही आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सारे फैक्ट्स अगर हम एक बार देखते हैं तो कभी कभी हम एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं जो हम आसानी से लगा सकते हैं या ओवलिंग में गलती कर देते हैं। तो स्वतः साफ होने वाली नदी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस नदी के जल में, गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों कीड़े नहीं पड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या है, बैक्टीरिया या विषाणु है जो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को खाता है। इसी वजह से इसका नाम बैक्टीरियोफेज है। कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके अनुसार गंगा और यमुना को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। कानूनी व्यक्ति का मतलब जैसे एलआईसी वगैरह को क्या है, लीगल व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। इसी वजह से जो है इसको भी, गंगा और यमुना नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि लीगल पर्सनैलिटीज क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। अगर पॉलिटी की क्लासेस हम धीरे धीरे चलाएंगे तो आप उसमें देखिएगा। नमामि गंगा परियोजना, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने एक नमामि गंगा परियोजना 2016 में चलाई। उसके बाद गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना चलाई जो गंगा नदी के तट पर बसे 10 शहरों का विकास करेगी। और एक समिति भी बनाई जिसका नाम था माधव चितले समिति। यह गंगा को गाद मुक्त करने के लिए बनाई गई थी, ताकि गाद कम हो तो बाढ़ भी क्या होगी, कम होगी और गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो गहरा होगा।
तो क्या है, गंगा नदी का जो जल होगा वो आसपास के क्षेत्रों में बहेगा नहीं और कटान कम होगी। तो माधव चितले समिति का जो संबंध है वो गाद मुक्त करने से है गंगा को। और ये सभी 2016 में हुई। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है, 10 शहरों को, पटना है, वाराणसी है, हरिद्वार है, इन सभी को क्या है 10 शहर हैं स्मार्ट सिटी बनाएगी। कानपुर वगैरह है, आपको पता लग जाएगा, बड़े बड़े शहर हैं, इनको स्मार्ट सिटी शहर बनाएगी। तो सभी योजना अगर पूछ लिया जाए किस सन में है तो 2016 में। आइए अब गंगा नदी के अपवाह तंत्र को हम पढ़ते हैं। अपवाह मतलब गंगा नदी कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आपको पता है कि गंगा नदी का एक पर्यायवाची या सिनोनिम्स क्या है, भागीरथी भी है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का जो काम किया था वो किन्होंने किया था, वह किया था भागीरथी ने। तो पहले गंगा नदी शुरुआत से ही गंगा नदी नहीं होती है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा, आप अभी सुनते जाइएगा। भागीरथी एक ट्रिब्यूटरी इसकी, और दूसरी क्या है आपकी, एक सहायक नदी है, और दूसरी अलकनंदा। जब दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग पहला स्टेशन देवप्रयाग में, भागीरथी और कौन सी, अलकनंदा। तो देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के संगम से ही, प्रयाग का मतलब क्या होता है, नदियों का संगम, तो इन दोनों नदियों का संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा, तभी नदी देवप्रयाग में, देवप्रयाग से गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमानी से। कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमानी से। अब अलकनंदा अपने साथ साथ कुछ और नदियों को भी अपने साथ जोड़ लेती है, और जहां जहां पे वो नदियां जुड़ती हैं उन्हें ही प्रयाग कहा जाता है। और इन प्रयागों का भारतीय माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम पंच प्रयाग भी कहते हैं। तो एक प्रयाग आपने देख लिया देवप्रयाग, और एक प्रयाग उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। तो वो तो प्रयागराज है, वो सभी प्रयागों का राजा है, ठीक है। तो देवप्रयाग में क्या है, क्या मिली, भागीरथी और अलकनंदा। अब अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा। किस नदी से, बाएं तट से। बाएं तट से क्या मिली, धौली गंगा। कहां पे मिली, अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में। दूसरी नाम से ही नंदाकिनी, नंद प्रयाग में। तो क्या होगा, तीसरा हो गया। तो पहला देवप्रयाग, दूसरा विष्णु प्रयाग, तीसरा नंद प्रयाग, नंदाकिनी। फिर क्या है, पिंडार नदी मिलती है। किस तट से, बाएं तट से, बाएं तरफ से मिल रही है। किससे, अलकनंदा से। कर्णप्रयाग पे कौन सी नदी, पिंडार। फिर कौन सी नदी मिलती है, केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में। तो यह रुद्र क्या हो गया, पांचवा प्रयाग हो गया। तो पहला प्रयाग देवप्रयाग, दूसरा विष्णु प्रयाग, तीसरा नंद प्रयाग, चौथा कर्ण प्रयाग और पांचवा रुद्र प्रयाग। तो देवप्रयाग से कौन, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा। फिर कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। ये सब धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार बाएं तट से मिल रही हैं, और दाहिने तट से केदारनाथ से निकलने वाली नदी कौन सी मिल रही, मंदाकिनी। माना जाता है कि जब भागीरथी बहुत तेजी से निकल रही थी तो शिव भगवान ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया, और जटाओं में समाहित करने के तो मंदाकिनी जो क्या है, गंगा या भागीरथी के वेग को कम करे, उसे ही क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। तो अब देवप्रयाग पे गंगा नदी बन चुकी है, किससे, अलकनंदा और उसकी सहायक नदी और भागीरथी के मिलने से। अब आते हैं देवप्रयाग के बाद जो गंगा नदी अपना रास्ता तय करती है वो ऋषिकेश। ऋषिकेश के पश्चात वो हरिद्वार में आती है, और हरिद्वार से ही वह समतल क्षेत्र या प्लेन में आ जाती है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी उत्तराखंड को छोड़ देती है और बिजनौर से कहाँ पे प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी अभी 450 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। आइए उत्तर प्रदेश में इसका 1000 किलोमीटर का रास्ता देखते हैं। बिजनौर के बाद जो अगले पड़ाव पे जाती है गंगा नदी, कन्नौज पे। कन्नौज से बाएं तट से या बाएं तरफ से इससे जो नदी मिलती है उसका नाम है रामगंगा, और रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और बाएं तट से मिलने वाली पहली नदी है। और गंगा नदी की भी पहली सहायक नदी कौन है, रामगंगा।
क्रम आपको याद होना चाहिए, जिला भी आपको याद होना चाहिए, शहर भी आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से रामगंगा से मिलती है, तो कन्नौज से। ठीक है, अब कन्नौज से नदी आगे बढ़ती है और कानपुर में जाती है। कानपुर में नदी बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि क्या है, टैनिंग फैक्ट्रीज हैं, या उसके बाद कानपुर के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज, फिर प्रयाग का अर्थ है संगम, प्रयागराज में यह अपने दाहिने तट से यमुना से मिलती है। यमुना की कुछ और सहायक नदियां हैं, जब हम यमुना के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको देख लेंगे। केन, बेतवा और चंबल। वैसे तो यमुना की सहायक नदियां हैं, किंतु उन्हें गंगा की भी सहायक नदी मानी जाएगी, क्योंकि यमुना क्या है, खुद गंगा की सहायक नदी है। तो यमुना गंगा की पहली दाहिने तट की सहायक नदी है, और कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। प्रयागराज के बाद गंगा मिर्जापुर जाती है, और मिर्जापुर के बाद वाराणसी। वाराणसी का जो शाब्दिक अर्थ है वह है वरुणा और असी। वरुणा का अर्थ होता है वरुणा नदी, और असी एक दूसरी दोनों सहायक छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, वरुणा और असी। नाम याद रख लीजिएगा। असी घाट से आप ये भी याद रख लीजिएगा कि असी घाट से ही तुलसीदास जी का जो मृत्यु हुई थी वह असी घाट पे ही हुई थी। उसके बाद वाराणसी से गंगा नदी गाजीपुर पे आती है, और गाजीपुर में यह गोमती नदी से मिलती है। गोमती नदी की जो विशेषता है वह एक बार और आपको जान लेनी है कि गोमती नदी पहली ऐसी गंगा की सहायक नदी है, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है, जो प्लेन से निकलती है, मतलब समतल भाग से निकलती है, मैदानों से निकलती है। और वह मैदान का क्षेत्र कौन है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाली नदी है फुलहर झील। पीलीभीत एक शहर है जहां की फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है, और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर बसा हुआ है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। गाजीपुर के बाद नदी जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ देती है और अपना 1450 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 450 किलोमीटर का सफर आपको उत्तराखंड में, और 1000 किलोमीटर का सफर आपका कहां पे तय कर चुकी है, आपका उत्तराखंड में। अब गंगा नदी किस में आ जाती है, बिहार पे आ जाती है। आइए, बिहार में सबसे पहले वह छपरा जिले में आती है। छपरा जिले में यह बाएं तट से मिलती है, किससे, घाघरा से। घाघरा नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी होती है, एक का नाम है काली, दूसरे का नाम है करनाली। काली नदी और करनाली नदी दोनों ही क्या है, नेपाल से निकलती है, और काली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम शारदा हो जाती है, और करनाली नदी का घाघरा। तो काली और करनाली दोनों मिलकर ही जो है घाघरा नदी का निर्माण करते हैं, और छपरा में बाएं तट से किससे मिल जाती हैं, गंगा नदी से। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है और पटना पहुंचती है। पटना से वह दूसरी दाहिने तट से महत्वपूर्ण नदी सोन नदी से मिलती है, और सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी, पटना के बाद जो नदी आगे बढ़ती है गंगा नदी, वह है हाजीपुर, या उसका नाम सोनपुर है। सोनपुर में जो नदी मिलती है वह किससे मिलती है, गंडक नदी से मिलती है। याद रखिएगा, गंडक नदी कहां, हाजीपुर, और हाजीपुर का छोटा सा कस्बा सोनपुर में। किस तट से, किस तरफ से, बाएं तट से, बाएं तरफ से मिलती है, किससे, गंगा से। कौन सी जगह है, हाजीपुर। उसके बाद आगे बढ़ेगी, और यह गंडक भी नेपाल से ही निकलती है। फिर उसके बाद बाएं तट से ही भागलपुर में एक जगह है, भागलपुर में ही एक जगह है कुरसुआ, मैं लिख दे रहा हूं नाम, कुरसुआ। कुरसुआ में ही यह नदी बाएं तट से गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी, कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों शोक कहा जाता है, क्योंकि यह अपना रास्ता बदल देती है। रास्ता बदल देने के कारण पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता है, तो जो क्षेत्र इस साल सूखाग्रस्त है, कल वहां पे बाढ़ आ जाती है, तो हम पहले से तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी, कुरसुआ कहां पे, भागलपुर। भागलपुर के बाद 40 किलो जो है बिहार को छोड़ देगी गंगा नदी। उसके बाद छोटा सा क्षेत्र जो है क्या करेगी, छोटा सा क्षेत्र तय करेगी, कहां पे, झारखंड में 40 किलोमीटर का क्षेत्र। और वह 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है
वहाँ पे जो महत्वपूर्ण जिला पड़ता है उसका नाम है साहिबगंज। साहिबगंज 40 किलोमीटर। उसके बाद झारखंड के बाद नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल फरक्का। फरक्का में इसको बाएं तट से मिलने वाली पहली नदी कौन सी होती है? महानंदा। और महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से, आपको पता है। और फरक्का नदी पे ही फरक्का बैराज बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ने पे नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो जब नदियां मिलती हैं तो सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, और जब विभाजित होती हैं तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो एक नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। और दूसरी नदी पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश में चली जाती है। तो पश्चिम बंगाल वाली जो वितरिका है या डिस्ट्रीब्यूटरी है उसे हुगली कहा जाता है, और जिस नदी के तट पर क्या है? कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और कलकत्ता और हुगली में ही इस पे क्या है? एक और सहायक नदी मिलती है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब दूसरा जो नदी है हुगली के सिवाय दूसरी वितरिका है, उसे क्या कहा जाता है? जो मुख्य वितरिका है गंगा की, तो गंगा जो है दो वितरिका में परिवर्तित हो गई या बट गई। एक को हुगली, पश्चिम बंगाल में हुगली, और जब वो बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा कहा जाता है। और पद्मा से जमुना नदी मिलती है, जो कि कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। और फिर आगे चलकर यह पद्मा मेघना से मिल जाती है। तो मेघना, जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र, और पद्मा अर्थात गंगा की मुख्य वितरिका, ये तीनों नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा आपने देखा होगा, डेल्टा टी वगैरह फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो यह त्रिभुजाकार होती है। तो यह डेल्टा वन। और सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं जो कि खारे पानी में उपजते हैं। तो मुझे लगता है कि यह गंगा के अफवाह से या गंगा नदी से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितना भी आईएएस से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह हमने कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो है इस कोरोना के पीरियड में टीचर्स की मदद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।